हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आलम क्लास एंड माय इरफान सर। आज आपके सामने नाइन्थ की फिजिक्स लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नाइन्थ की फिजिक्स के बारे में हमने बात किया था कि हमारी जो सिलेबस था उसमें हमने बताया था कि सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा वो चैप्टर था मोशन के बारे में हमने बात किया था थोड़ा बहुत। आज इसी चैप्टर से फिर से बात करेंगे हम। आइए देखते हैं जो मोशन है, मोशन को अगर देखा जाए तो यानी जो हमारा होता है गति जो चैप्टर है, इस चैप्टर को लगभग दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है इसका विराम, दूसरा जो भाग होगा आपका गति। अब देखिए विराम, अगर हम बात करें भैया कि जो हमारा विराम है तो हमारा ब्रह्मांड, अगर ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं मौजूद होती हैं वह सारी की सारी वस्तुएं दो ही अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। या तो वो विरामावस्था में होगा, या तो वो विरामावस्था में होगा, या तो वो गति अवस्था में होगा। इसके सिवा कोई दूसरी अवस्था नहीं पाई जा सकती। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर विराम की डिफाइन किया जाए, विराम को डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए विराम की डिफाइन करते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस अवस्था को, इस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे मेज पर रखी पुस्तक। अब देखिए अगर जैसे कोई मान लेते हैं कोई बिंदु है हमारे पास A और दूसरा बिंदु है क्या हमारे पास B। अगर इसकी बात करें, मान लें यहाँ पे कोई वस्तु है X। अब जब X वस्तु को बिंदु A पर स्थित किया गया तो उस वक्त 4 बज के, या यूं कहिए कि 9:40 था जिस वक्त A बिंदु पर वस्तु को स्थित की गई। कुछ क्षण बाद मानते हैं समय आपका हो गया 9:45 फिर भी इस वक्त पर, इस समय पर भी वस्तु कहां पर मौजूद थी, A ही बिंदु पर, यानी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो X वस्तु है बिंदु A पर मौजूद है वो किस अवस्था में मौजूद है, आपकी विरामावस्था में। किस अवस्था में? विरामावस्था में। इसी प्रकार दूसरी अगर एग्जांपल ले हम लोग, टेबल या बेंच पर बैठा विद्यार्थी या छात्र। अब देखिए बेंच पर बैठा विद्यार्थी भी क्या है, किसका एग्जांपल? विरामावस्था। क्यों भाई? जब बेंच पर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर बैठा हुआ है
तो वो कब तक बैठा रहेगा, यानी जब तक क्लास चलती रहेगी तब तक तो वो बैठा रहेगा, तब तक तो वो बैठेगा। परंतु जैसे ही क्लास को क्या करेगा, क्लास रिफ्यूज होगी, ओवर होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा, उठकर जाएगा। लेकिन जब तक क्लास चलती रहेगी तब तक वो व्यक्ति, वो छात्र उसी बेंच पर स्थित ही रहेगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा जो पोर्शन हमारा इसमें है कि गति। अब अगर गति की बात करें, अब यूं कहा जाए कि कुछ क्षण पहले हम यहाँ हैं, अब यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ है, यहाँ पर, इस तरीके से आगे पीछे, यानी समय के साथ साथ हमारी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना अनिवार्य है। यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु की स्थिति गति अवस्था ना होकर विराम अवस्था में होगी। इसीलिए कहा जाता है किसी वस्तु को गति अवस्था में तभी कहा जा सके जब उसकी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बात करें, अगर मान लें कोई ए है, कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु क्या है, बी है। अब वस्तु ए क्या काम करता है, बी को देखता है, और बी क्या काम करता है, ए को देखता है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है ए, यानी ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में है, बी के सापेक्ष जो ए है, बी के सापेक्ष ए भी विरामावस्था में होगा भाई, विरामावस्था में है। अब देखिए, अगर मान ले कोई ट्रेन है, अब ट्रेन क्या कर रही है, इसी की इस आगे की दिशा में गतिमान है। अब ये जो दो महाशय हैं हमारे, कौन कौन से, ए व बी, जो दो महाशय हमारे हैं, ए बच्चा और बी जो है, वे एक दूसरे के सामने क्या है, बैठे हुए हैं। अब ये क्या काम करते हैं, बी देखता है ए को तो ए देखता है बी को। इससे इन दोनों की ये महसूस, ये प्रतीत होता है कि ए भी विरामावस्था में है बी के सापेक्ष में, अब और ए के सापेक्ष में बी क्या है, विरामावस्था में। परंतु ये ट्रेन तो चल रही है, गतिमान कर रही है। तो एक बंदा जो है, वो सी जो है, वो बाहर प्लेटफार्म में बैठा हुआ है। अब सी को क्या लगता है कि ट्रेन तो गतिमान है, ट्रेन गतिमान है। जब ट्रेन गतिमान है तो उस पे बैठा व्यक्ति भी उसको क्या दिखाई देता है, गतिमान दिखाई देता है। जैसे मानते हैं, मान ले कोई, आप देखिए इससे ऐसे समझते हैं, अगर मान ले कोई बिंदु, कोई वस्तु x और y है। अब ये कहां पे मौजूद है, ब्रह्मांड में। ऐसे मानिए कोई वस्तु है जो कहां पर मौजूद है, मानते हैं पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु ए व बी है। अब ये जो है, ये क्या काम करते हैं, ये दोनों कहां पे, पृथ्वी में है। अब पृथ्वी क्या काम कर रही है भाई, इस तरीके से वो क्या करती है, गतिमान है। मानते हैं इस तरीके से वो गतिमान कर रही है भाई। अब हमें तो नहीं लगेगा कि हम तो पृथ्वी में हैं, तो हमें तो ये एक दूसरे के सामने है, तो ये तो महसूस हो रहा है, हम देख भी रहे हैं कि ये एक दूसरे को विरामावस्था में कर रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी के बाहर एक बिंदु सी है, एक व्यक्ति सी है जो इस पृथ्वी को देख रहा है। अब भाई बताइए, अगर हम पृथ्वी के बाहर होंगे तो पृथ्वी हमारी क्या करती है, परिक्रमा करती है चंद्रमा की। तो इसी प्रकार अगर ये पृथ्वी से बाहर कोई व्यक्ति सी है तो ये क्या काम कर रही है, ये देख रही है कि पृथ्वी हमारी गतिमान है। अब पृथ्वी के अंदर बैठे व्यक्ति भी उसके लिए क्या होंगे, गतिमान। अब सोचिए, अगर हम चंदा मामा पर बैठे, चंदा मामा पर बैठकर अगर हम देखें, तब भी हम क्या कहेंगे, पृथ्वी हमारी गतिमान कर रही है। तो इससे यह महसूस होता है कि हमारी जो गति अवस्था है, उस गति अवस्था में रहने के लिए समय के साथ साथ उसकी स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे कि जब किसी वस्तु की
स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो इस अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल लें, इसमें क्या लें, एग्जांपल मानते हैं। देखिए जैसे पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन या रेलगाड़ी भी कह सकते हैं भैया, दौड़ता हुआ धावक देखिए ये क्या है, इनकी स्थिति में ये कंटिन्यू अपनी स्थिति में, लगातार अपनी स्थिति में समय के साथ साथ क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी कहा गया कि अगर जैसे कि कोई वस्तु मानते हैं, कोई बिंदु ए पर कोई वस्तु x है और यहां समय था 9:40 और 30 सेकेंड। जब वस्तु कहां पहुंची, बिंदु P पर पहुंची, x बिंदु जो थी वो B जब पहुंचती है तो उस वक्त जो समय होता है 9:41 होता है। इसका मतलब वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन हुआ, जब समय में परिवर्तन हुआ तो वस्तु की स्थिति में भी क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस स्थिति की अवस्था को हम क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। नोट करिए यहां तक। अब देखिए आगे की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की, गति के प्रकार। अगर गति के प्रकार की बात करें जो हमारे सिलेबस में है वो 4 प्रकार के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा नॉइज के हिसाब से पढ़ लें, उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। गति के प्रकार में, गति के प्रकार की बात करें भैया तो ये निम्नलिखित देखिए। नंबर 1 जो होगा आपका सरल रेखीय गति, नंबर 2 वृत्ताकार गति, नंबर 3 दोलन गति, 4 दोलन गति, नंबर 4 घूर्णन गति, नंबर 5 एक समान गति, नंबर 6 असमान गति, और एक ले लें निश्चित या अनिश्चित गति, निश्चित तथा अनिश्चित गति। देखिए यहां पे अब बात करें अगर हम सरल रेखी, देखिए इसको अगर हम देखें तो हमें ये हम जानते हैं, अगर हमें आम लैंग्वेज में कहे तो सरल, जो हमारा सरल मीन्स क्या होता है भाई, आसान कहते हैं हम लोग। जब आसान का मतलब ये हुआ
कि जब कोई वस्तु, कोई पिंड या कोई कण किसी आसान या सरल रेखा पे, मानते हैं ये क्या दो रेखाएं हैं, अगर इस ये क्या सरल रेखा है भाई, एक आसान सी रेखा है। अब अगर कोई गतिमान कण इस सरल रेखी पथ पर, इस रेखी के यानी इस पथ पर अगर गति करता है तो इस प्रकार की गति जो होगी आपकी वो क्या कहलाएगी, एक सरल रेखी गति कहलाएगी। जैसे भैया रोड है हमारे पास, सड़क है, अगर सड़क की बात करें, देखिए ये सड़क है बिल्कुल सीधी है। अब यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी क्या काम करता है, इस पे गाड़ी काम करती है, इस पर चलती है, मानते हैं ये आपकी क्या है, गाड़ी की बात करें। देखिए फिगर पे न जाइएगा। देखिए अगर मान लें ये क्या है, कोई गाड़ी है, अब ये गाड़ी का काम क्या है, इस पर चलना भाई, इस रोड पर। अब बिल्कुल सीधी अवस्था में चलेगा ये, कहीं तो इसे टर्निंग वर्निंग करना तो है नहीं भाई कि कहीं टर्निंग करना हो। अब देखिए जहां टर्निंग करेगा उस हिसाब से करेगा, बट यहाँ पे क्या कर रही है गाड़ी, इस सीधी रेखा पर, इस सीधी पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसका मतलब ये इसकी गति कैसी हो जाएगी, आपकी सरल रेखीय गति हो जाएगी। दूसरी गति क्या है आपकी, देखिए दूसरी गति ये है कि वृत्ताकार, अगर इसी को निकालें कि वृत्त प्लस आकार, यानी जो वृत्त के आकार का हो, यानी कोई ऐसा वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता हो, गति करता हो, तो इस प्रकार की गति आपकी क्या होगी भैया, वृत्ताकार गति। आए समझ में, यानी मानते हैं अगर कोई वृत्त है हमारे पास, उस वृत्त के पथ पर कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो इसका मतलब उस वस्तु की जो गति होगी, उस वस्तु की गति कैसी गति कहलाएगी, आपकी वृत्ताकार गति। जैसे भैया इलेक्ट्रॉन, मानते हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के बाहर होता है, चक्रण में होता है। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इस नाभिक के चक्रण में क्या करना, गति करना। इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, गति करते हुए अंततः वो लास्ट यानी आखिरी में, अंत में वो नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कैसे ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। दूसरी चीज, जैसा हमारा क्या है, सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं, जो हमारे 7 ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो गई, वृत्ताकार गति। बोलो भाई, तो इस प्रकार की गति हमारी किसमें आती है, वृत्ताकार गति में आती है। दूसरा तीसरा आपका क्या है, दोलन गति। देखिए घर पे हमारे यहाँ एक घड़ी होती है जो बड़ी सी होती है और दीवारों पर लगाया जाता है। उसके नीचे एक क्या चीज होता है, घंटे की टाइप से लटकता रहता है। अब देखिए मानते हैं अगर कोई घड़ी है आपके पास, ये आपकी क्या हो गई, घड़ी हो गई। इस घड़ी में आप एक दर्शा लीजिए 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 इस तरीके से। अब इसी को अगर नीचे बढ़ा लें थोड़ा से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डोरी, एक छड़ की सहायता से घंटी लटकाई जाती है, जिसे कहते हैं दोलन। क्या कहते हैं, दोलन भैया। अब देखिए अगर इसकी डिफाइन की बात करें हम लोग, किसकी, दोलन गति की, कि जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से अपने साम्य स्थिति क्या, जैसे देखिए कक्षा 9th में भी एक चैप्टर आएगा आपका, क्या चीज, ध्वनि। क्या आएगा, ध्वनि। अब जैसे ध्वनि, अगर मानते हैं यहाँ पे कोई दीवार है, अब दीवार में एक हुक लगा हुआ है, इस हुक के सहारे से क्या करते हैं, रस्सी को बांध लें। अब रस्सी को बांधने के बाद एक सिरा तो हुक से बंधा है, दूसरा सिरा हम पकड़ लें और रस्सी को झटके से मारे, झटका दें, तो वो रस्सी इस तरीके से क्या करेगा, गमन करेगा, इस तरीके से
होगा। तो ये जो है आपका गर्त एक तरफ श्रिंग होगा। अगर देखें तो उसी प्रकार से ये जो कंडीशन, ये बीच वाली जो रेखा है, ये इसकी क्या कहलाती है, साम्य स्थिति कहलाती है। ये जो कंडीशन स्थिति है, ये इस वस्तु की क्या, किस वस्तु की, ये जो रस्सी है आपकी, इस रस्सी की क्या कहलाती है, साम्य स्थिति कहलाती है। उसी प्रकार से जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से अपने साम्य स्थिति के, ये क्या है भाई आपका साम्य स्थिति है, ये साम्य स्थिति से अपने दोनों तरफ का मतलब एक तरफ दाएं भाई, दाएं और बाएं, यानी दाएं बाएं, इधर उधर का मतलब दोनों तरफ का मतलब इधर उधर का मतलब बाएं और दाएं की बात अपने एक निश्चित दूरी को क्या करती हो, तय करती हो। तो इस प्रकार की जो गति आपकी होती है वो क्या होती है, दोलन गति होती है। अब देखिए जैसे घड़ी का क्या है आपका पेंडुलम, अगर इसका एग्जांपल लें तो हम क्या कह सकते हैं, घड़ी का पेंडुलम। दूसरा ले तो हम कह सकते हैं झूला। क्या चीज, झूला। देखिए झूला भी क्या है, वो झूले को मानते हैं, अगर कोई डाल है हमारे पास, इस डाल से क्या करते हैं, इस रस्सी को बांधते हैं। और जब रस्सी को बांधते हैं भाई तो इस तरीके से हमारी रस्सी बंधी है। अब बीच में क्या है आपका पटरा लगा हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि ये जो झूला है आपका, वो क्या आगे पीछे इस तरीके से क्या करेगा, गति करेगा। तो ये भी आपका किसमें है, दोलन गति। अच्छा ये नहीं ठीक, तो चलिए दूसरा लेते हैं, एक डिस्को डांस। आपने देखा हो मेलों में इस तरीके से यहाँ सीटें लगी होती हैं, इस तरीके से सीटें लगी होती हैं। या ये नहीं मानते हैं, जैसे जहाज, एक क्या है जहाज, शिप डांस बोलते हैं जहाज, जो मेलों में इस तरीके से लगाया जाता है, माना जाता है इस तरीके। अब ये भी इसका काम क्या है, ये भी जितनी दूरी इस ओर तय करेगी उतना ही दूरी इस ओर तय करेगी, यानी अपनी साम्य स्थिति पर ये कण क्या होगा, रुका होगा, अपने निश्चित बिंदु से ही बंधा होगा, लेकिन अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ वो क्या करेगा, एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या, घूर्णन गति की बात करें भाई। देखिए जो घूर्णन गति है इसकी बात करें कि जब कोई गतिमान वस्तु पृथ्वी के अक्ष के परितः, यानी अगर कोई वस्तु है वो क्या काम करती है, पृथ्वी के अक्ष के परितः क्या करे, चारों ओर चक्कर काटती हो या लगाती हो, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं भैया। जैसे हमने बचपन में हमने खूब नचाया है क्या, ला से लट्टू खूब नचाए हम लोग। तो ये हमारा क्या काम करता है, अपने एक ही बिंदु पर पृथ्वी के अक्ष के परितः ये क्या काम करता है, गोल 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 घूमता है। तो इसकी जो गति है वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। अब अगला जो है हमारा एक समान गति, अगर बात करें, जैसे कोई मानते हैं कोई मोनू नाम का लड़का है, मोनू, वो क्या काम करता है कि बिंदु ए पर है, वो बिंदु ए पर मौजूद है, और वो बिंदु ए से जब दूरी तय करता है तो पहुंच जाता है बिंदु बी पर। अब इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब इसकी दूरी को मापा गया तो पता चला कि ये 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है भैया, 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। जब इसके समय को देखा गया तो ये लगा कि 5 मिनट में इसने तय किया। कितने मिनट में, 5 मिनट में। फिर मोनू का भाई, एक छोटा भाई था सोनू, वो भी क्या काम करता है, कहता है भैया हम भी तय करेंगे दूरी को। चलिए भाई इनकी भी दूरी ले लें। इनकी जो दूरी थी, ये भी बिंदु सी से क्या काम किया इन्होंने, बिंदु सी से दूरी को तय करना शुरू किया, और कहां पहुंच गए, बिंदु बी पर पहुंच गए। जब इनकी दूरी को मापा गया भैया तो इनको दूरी को मापने के पश्चात मालूम चला ये भी कितनी दूरी को तय कर लिया इन्होंने, 5 किलोमीटर की दूरी। और समय कितना लिया इन्होंने, समय भी इन्होंने लिया 5 मिनट।
कितना मिनट? 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पे बात ये कॉमन क्या है इसमें? बात ये कॉमन है कि ये जितना दूरी ये मोनू तय करता है उतनी ही दूरी कौन करता है? सोनू करता है। और मोनू जितनी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगाता है उतना ही समय आपका कौन लेता है? सोनू लेता है। इसका मतलब क्या? मोनू और सोनू की दोनों की दूरियां समान है, अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय क्या भाई इसका? 5 मिनट ये भी है, 5 मिनट ये भी है। तो समान समय में यदि समान दूरियों को तय करती हो तो ऐसी गति को या ऐसे वस्तु की गति को हम एक समान गति कहते हैं। बात समझ में आई? आगे देखिए, असमान की बात करें। अब यही मान ले कि 5 किलोमीटर के बजाय मोनू जो था वो 4 किलोमीटर की दूरी करता है, और मोनू जो है 4 किलोमीटर की दूरी और सोनू जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी। अगर अब यहां बात करें तो इनकी दूरियां क्या हो गई भाई? डिफरेंस हो गई, फर्क हो गया भाई। क्या हुआ? फर्क है दूरियों में, लेकिन समय क्या है आपका? समान है। इसका मतलब कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में यदि असमान दूरियों को तय करें तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। तीसरा अगला पॉइंट क्या है हमारा? निश्चित तथा अनिश्चित। इसकी बात कैसे करें भाई? कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है तो इस प्रकार की गति उसकी क्या कहलाती है? निश्चित गति कहलाती है। अनिश्चित की बात करें भाई तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियों को तय करे तो इस प्रकार की गति क्या होती है? आपकी अनिश्चित गति होती है। ये क्या था? हमारा गति के प्रकार थे। अगली जो टॉपिक है हमारे पास, देखिए अगली जो टॉपिक है वो है हमारे चाल। अब देखिए चाल को कैसे दूरी। हमारी अगली जो टॉपिक हेडिंग होगी, हेडिंग डाल लगाइएगा आप लोग, चाल दूरी। देखिए इंग्लिश में डिस्टेंस, क्या भैया? डिस्टेंस। देखिए कैसे इसको जानेंगे? अब मानते हैं हम घर से निकले कोचिंग के लिए या विद्यालय के लिए, कहीं भी निकले। अब मान लें कि हमारा जो घर है वो बिंदु ए पर मौजूद है। एक्स कोई व्यक्ति है। अब एक्स क्या काम करता है? अब उसे जाना है कॉलेज। कॉलेज कहाँ है भैया? सी पर। ठीक। अब वो क्या काम किया? वो इस तरीके से घूमते हुए बिंदु बी तक पहुंचे। यहां से अब बी से होते हुए वो कहां पहुंचा? सी तक। अब उसके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आया कि यार हमने कितनी दूरी को तय किया। उसने कहा दूरी कैसे मापे हम? तो उसने ये सोचा कि इस दूरी को हमने इस रास्ते को हमने तय किया है। दूरी तो क्या है नहीं, उसने रास्ता तय किया था। तो उसने क्या काम किया कि उसने जब यहां से यहां तक पहुंचा तो वो कहा कि हम 50 कदम या यूं कहिए 500 कदम, चलिए 500 कदम में इस पूरे रास्ते को हमने मापा। ठीक। अब ये हुआ कि एक कदम उसका, एक कदम बराबर 1 मीटर। कितना भैया? 1 मीटर। तो अगर एक कदम बराबर 1 मीटर, या यूं कहिए कि एक कदम बराबर 50 सेंटीमीटर मानते हैं, चलिए 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। भाई कैसे हुआ? देखिए सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग लगाएंगे? 100 से। सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग लगाए। सेमी को मीटर में बदले तो 100 से भाग लगाए तो आपका क्या आ गया? मीटर आ गया। अब मानते हैं कि एक कदम में वो 0.5 मीटर की दूरी 5 मीटर का रास्ता वो तय करता है। तो उसने कहा कि 500 कदम को हमने हमने 500 कदम चला तो 500 गुणा कितना लगाएंगे भाई? 5। तो देखिए अब देखिए अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए 5 0 0 5 0 0 5 5 25। पॉइंट कितना पहले है? 1 नंबर पहले, अर्थात हम कह सकते हैं 250
मीटर। यानी उसने इस रास्ते को मापा, इस रास्ते की लंबाई को मापा, तो रास्ते की लंबाई निकल के कितनी आ गई आपकी 250 मीटर। अर्थात कह सकते हैं हम किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। किसकी दूरी तय कौन किया था, लंबाई को मापा किसने था, एक्स ने, तो एक्स की दूरी कितनी थी भैया 250 मीटर। अर्थात किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, मात्रक किसका मात्रक, दूरी का किसका मात्रक भाई, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किसमें, एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, सेमी होगा। तो इसका एसआई मात्रक दूरी का मीटर और सीजीएस में सेमी। तो किसने दूरी को तय किया था, एक्स। तो एक्स की दूरी कितना आई भाई 250 मीटर। इसीलिए कहा जाता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और दूरी कैसी राशि है, बोलो भाई, दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब ये क्या बात है भाई, ये अदिश राशि कहां से आ गई, तो इसको अदिश राशि को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अदिश राशि क्या होती है। थोड़ा बता दें कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। बाकी ये राशियां हम अगले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे कि क्या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमने यहीं तक, आज हमारा क्लास जो होगा यहीं तक था। अब अगली जो क्लास में होगी हमारी, इसके बाद आगे की टॉपिक चलेगी जिसमें चाल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सारे टॉपिक होंगे इसके आगे की बात। थैंक यू वेरी मच गाइस। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो सब के सब वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।